हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी जो है काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑल स्टेट एम्स बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए एक बार जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परागकोश यानी कि एंथर में यदि टेपिटम समय से पहले नष्ट हो जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? बीजांड यानी कि ओव्यूल के निर्माण पर, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन के निर्माण पर, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के निर्माण पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्म के निर्माण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन के निर्माण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में 2n=24 गुणसूत्र हैं तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस के बाद प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणु में कितने गुणसूत्र होंगे? ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 12 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगला प्रश्न है कि आवर्ती बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म में त्रिगुणित यानी कि 3n ऊतक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है युग्मनज यानी कि जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी है एंडोस्पर्म और ऑप्शन नंबर डी है अंडकोशिका यानी कि एग सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोशिका सामान्यतः परागनली यानी कि पॉलन ट्यूब के अंदर प्रवेश नहीं करती है? जनन कोशिकाएं, नलिका केंद्रक, वानस्पतिक कोशिका का कोशिका द्रव्य या ऑप्शन नंबर डी अंड कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंड कोशिका। अगला प्रश्न है कि यदि किसी डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का अनुक्रम 3-ATGCGT-5 है तो उससे बनने वाला mRNA होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5-UACGCA-3। अगला प्रश्न है, ए बी ओ रक्त समूह में IAI जीनोटाइप वाले व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हांडी वाइनबर्ग संतुलन सबसे पहले किस कारण से भंग होगा? यादृच्छिक संकरण, उत्परिवर्तन, बड़ी संख्या या प्रवास का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, पीसीआर तकनीकी में डीएनए पॉलीमरेज मुख्य रूप से किस चरण में कार्य करता है? डिनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन या लाइगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? लेप्टोटीन में होती है, जाइगोटीन में होती है, पैकिटीन में होती है या डिप्लोटीन में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैकिटीन। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन न हो तो निम्न में से कौन सा ऊतक नहीं बनेगा? भ्रूण, एंडोस्पर्म, ए और बी दोनों या बीजावरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, परागकोश की एक परागधानी में कुल 64 परागकण बने। प्रारंभ में उस परागधानी में सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं यानी कि एमएमसी कितनी थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 32 और ऑप्शन नंबर डी है 64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिंजीड कोशिकाएं द्विगुणित यानी कि 2n होती है। केंद्रीय कोशिकाएं यानी कि जो सेंट्रल सेल है वो निषेचन से पहले द्विगुणित यानी कि 2n होती है। या अंड कोशिका अगुणित यानी कि n होती है। या एंटीपोडल कोशिकाएं त्रिगुणित यानी कि 3n होती है।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अंड कोशिकाएं हैं वो अगुणित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीव में 2n बराबर 20 है तो मायोसिस सेकंड के अंत में प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 40 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन है कि परागकण की बाहरी भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है या ऑप्शन नंबर डी पेक्टिन की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिन। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल किसमें पाया जाता है? अनावृत्ति बीजी पौधों में, आवृत्ति बीजी पौधों में, ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति बीजी पौधों में द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी डीएनए अणु में 30% एडेनिन ए है तो ग्वानिन जी का परसेंट कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 20%, ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 40% और ऑप्शन नंबर डी है 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। अगला क्वेश्चन है कि मानव के आरबीसी में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है जिसके कारण वह विभाजन नहीं कर सकता? काफी इजी क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन देखते ही सीधे सीधे आंसर पता चल गया होगा कि आरबीसी में केंद्रक कोशिकांग अनुपस्थित होता है जिसके कारण वह विभाजन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन सीधे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन नंबर डी है पैराथॉर्मोन्स और ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराथॉर्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन के दौरान नया डीएनए किस दिशा में बनता है? 3 से 5 की दिशा में, 5 से 3 की दिशा में, दोनों दिशाओं में या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 3 की दिशा में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जाइलम जल का परिवहन करता है या फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है या जाइलम जीवित ऊतक है या ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम में शिव ट्यूब पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम जीवित ऊतक है, जो कि एक गलत कथन है। अगला प्रश्न है, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन की बाह्य भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है काइटिन, ऑप्शन नंबर बी है स्पोरोपोलिन, ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूलोज और ऑप्शन नंबर डी है पेक्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलिन। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका यानी कि एमएमसी किस विभाजन द्वारा परागकण बनाती है? समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, एमिटोसिस के द्वारा या द्विखंडन द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, नवासिन ने की थी, मेंडल ने की थी या डार्विन ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवासिन ने की थी। अगला प्रश्न है, परागनली यानी कि पोलन ट्यूब सामान्यतः बीजांड में किस छिद्र से प्रवेश करती है? कैलाजा से प्रवेश करती है, माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, हाइलम से प्रवेश करती है या फ्यूनिकल से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोपाइल। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणकोश सामान्यतः कितनी कोशिकाओं एवं कितने केंद्रकों का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है 8 कोशिकाएं 7 केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक और ऑप्शन नंबर डी है 8 कोशिकाएं 8 केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। अगला प्रश्न है, यदि किसी जीव में 2n = 18 है तो उसके गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 36, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला प्रश्न है, डीएनए में एडेनिन 25% है
तो साइटोसिन यानी कि सी में कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन नंबर सी है 30% और ऑप्शन नंबर डी है 20%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25%। अगला क्वेश्चन है कि मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 60 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 90 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 120 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 150 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का स्त्रावण किस कोशिका से होता है? तो इसका सीधे सीधे आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीटा कोशिकाएं। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का स्त्रावण बीटा कोशिकाओं से होता है। अगला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी है S फेज, ऑप्शन नंबर सी है G2 फेज और ऑप्शन नंबर डी है M फेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी S फेज। अगला प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? लेप्टोटीन में होती है, जाइगोटीन में होती है, पैकिटीन में होती है या डिप्लोटीन में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैकिटीन। अगला प्रश्न है कि हांडी वाइनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैव विकास। आप में से कई सारे बच्चों को ये सवाल काफी अच्छी तरीके से आता होगा। तो अगला प्रश्न है कि मानव का सार्वभौमिक रक्तदाता कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए एटीपी का निर्माण भी मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। अगला प्रश्न है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह भी काफी इजी सा सवाल है, इसका सीधे सीधे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कैसा होता है? रेखिक होता है, वृत्ताकार होता है, एकल सूत्री होता है या आरएनए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। अगला प्रश्न है कि परागण और निषेचन में सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है निषेचन से परागण, परागण से निषेचन या दोनों साथ होते हैं या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परागण से निषेचन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है। अगला प्रश्न है कि मानव का सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है बी पॉजिटिव और ऑप्शन नंबर सी है ए बी पॉजिटिव और ऑप्शन नंबर डी है ओ पॉजिटिव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी पॉजिटिव। तो आज का अंतिम सवाल आप सभी बच्चों के लिए है कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही हुए। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।